1 मार्च 2022 रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन। यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं। 6 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक शरणार्थी बन चुके हैं। 10 लाख से अधिक लोग आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया है। हालांकि अभी तक राजधानी कीव उनकी पहुंच से दूर है। 28 फरवरी को यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। 6 घंटे से अधिक समय तक चली इस बातचीत के बाद दोनों धड़ों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। ये सब लोग अपनी अपनी लीडरशिप से सलाह मशविरा करने के लिए लौटे थे। शुरुआती रुझानों के मुताबिक पहले राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। इसके बावजूद अगली बैठक की संभावना अभी भी बनी हुई है। आज हम जानने वाले हैं रूस यूक्रेन के बीच पहले राउंड की बातचीत में क्या कुछ निकला, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की आपातकालीन बैठक में क्या हुआ, यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, ये कितना संभव लगता है और इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदल सकता है इससे। ये भी जानेंगे कि यूक्रेन ने विदेशी लड़ाकों के लिए वीज़ा की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया है, इससे किस बात का खतरा जताया जा रहा है। और ये भी जानेंगे कि नेटो ने रूसी एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन घोषित करने से मना क्यों कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। पिछले 8 सालों से चल रहा रूस यूक्रेन संकट 24 फरवरी 2022 को युद्ध में बदल गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद से रूसी सेना यूक्रेन पर हमला कर रही है। राजधानी कीव और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव इस लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। रूस ने दोनों शहरों के बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वे अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये स्थिति कब तक बरकरार रहेगी, दावे से कोई नहीं कह सकता। युद्ध के छठे दिन रूस ने हमले की रफ्तार बढ़ा दी है। वो जल्द से जल्द जीत की दावेदारी पेश करना चाहता है। आज हम बात करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक क्या क्या घट चुका है। 28 फरवरी को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर आए। एजेंडा था कि युद्ध को तत्काल कैसे रोका जाए। जिस समय बातचीत चल रही थी उस समय भी रूसी सेना यूक्रेन पर हमला कर रही थी। यूक्रेन ने कहा कि बात आगे बढ़ाने के लिए हमला रोकना पहली शर्त है। हालांकि रूस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले राउंड की बातचीत का कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकला। मीटिंग के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राजधानी लौट गए। वहां वे अपनी लीडरशिप से चर्चा करेंगे। जो रुझान मीडिया में आए हैं उसके मुताबिक दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। भले ही पहले राउंड की बातचीत फेल रही हो, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्ष दूसरे राउंड के लिए जल्द मिल सकते हैं। 28 फरवरी को ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन से फोन पर बात की थी, लगभग 90 मिनट तक। इस दौरान पुतिन ने पीछे हटने से मना कर दिया और उन्होंने 3 मांगे स्पष्ट की। क्या क्या? क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, माने उसकी सैन्य क्षमता कम की जाए, और यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति को सुनिश्चित करे, पूर्व और पश्चिम में झूले नहीं। 1 मार्च को क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का भी बयान आया। पेस्कोव ने कहा कि पुतिन का ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई प्लान नहीं है, यानी अभी युद्ध रुकना लगभग असंभव दिख रहा है। जब बेलारूस बॉर्डर पर पहले राउंड की बातचीत खत्म हो रही थी, उसी समय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए का आपातकालीन सत्र या यूनाइटिंग फॉर पीस का सेशन शुरू हो रहा था। आपातकालीन का मतलब होता है ऐसी बैठक जो यूएन के तय शेड्यूल में ना हो। ऐसी बैठकें उन मुद्दों पर बुलाई जाती हैं जिनका तुरंत समाधान बहुत ज़रूरी होता है, और जब सिक्योरिटी काउंसिल में मामला अटक जाता है तब ऐसा होता है। अभी रूस के वीटो की वजह से मामला वहां अटका हुआ है। यूएन के इतिहास में पहले ऐसे 10 सत्र बुलाए जा चुके हैं। रूस यूक्रेन वाला मसला 11वां था। यूएनजीए का पहला आपातकालीन सत्र नवंबर 1956 में बुलाया गया था, स्वेज क्राइसिस के दौरान। स्वेज क्राइसिस की कहानी हम फिर कभी आपको विस्तार से सुनाने वाले हैं। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस रखते हैं। यूएनजीए की आपातकालीन बैठक में सबसे पहले मौन रखा गया हताहतों की आत्मा की शांति के लिए। यूएन में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई काइस्लासिया ने रूस पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति खत्म हो जाएगी। अगर यूक्रेन को नहीं बचाया गया तो यूनाइटेड नेशंस भी मर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर यूक्रेन खत्म हुआ तो अगला नंबर लोकतंत्र का होगा। रूस के राजदूत ने इन सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आम नागरिकों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात झूठी है। यूएनजीए का सत्र 1 मार्च को भी जारी रहने वाला है, यानी कि आज के दिन। इसमें बचे हुए सदस्य देश अपना बयान दर्ज कराएंगे। सबसे आखिर में अमेरिका का भाषण होगा। उसके बाद सीज फायर और रूसी सैनिकों को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। 28 फरवरी को ही एक और बड़ा अपडेट आया।
यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की सदस्यता लेने की औपचारिक शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सदस्यता के लिए आवेदन भेज दिया है। दस्तखत वाली तस्वीर भी आई थी। ईयू की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मकसद था सदस्य देशों के बीच लोगों, सामानों और सेवाओं का बिना किसी रुकावट के मूवमेंट करना, शेंगेन वीज़ा। ईयू में फिलहाल 27 देश हैं। इन देशों के नागरिकों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है। उन्हें किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह व्यापार के लिए भी फ्री रूट की व्यवस्था है। इसे एक तरह से साझा आर्थिक ढांचा भी कहा जा सकता है। हाल ही में ईयू ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है ईयू के। यूक्रेन ने आवेदन कर दिया, उसे सदस्य बनने में कितना समय लगेगा, ये सबसे जरूरी सवाल है। इसके लिए ईयू के नियम कायदे पहले हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल है कि ईयू की सदस्यता के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। 1993 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में यूरोपियन काउंसिल की एक बैठक हुई थी। इसमें सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई थी और इन योग्यताओं को, इन अर्हताओं को कोपेनहेगन क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश ईयू की सदस्यता के काबिल होगा? सुनिए, जो यूरोपीय महाद्वीप का देश हो, जहां लोकतंत्र हो, कानून का शासन हो, मानवाधिकारों का सम्मान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होती हो। अगली शर्त, जहां अर्थव्यवस्था ठीक स्थिति में और ईयू के देशों के साथ काम करने लायक हो। फिर इसके बाद एक और शर्त आती है कि इन सब के अलावा मेंबरशिप के नियम और शर्तों का पालन करने की क्षमता हो। मान लीजिए ये सारी अर्हताएं पूरी हो गई, आगे क्या होगा? उस देश को ईयू के मानकों और शर्तों का पालन करना होगा। ईयू की संस्थाओं और सदस्य देशों की इजाजत लेनी होगी, अपने लोगों की सहमति भी लेनी होगी, या तो संसद में प्रस्ताव पारित करके या फिर एक जनमत संग्रह करवा के। आवेदन के बाद क्या होता है? काउंसिल आवेदन को कमीशन के पास ट्रांसफर करेगी। कमीशन सभी शर्तों की समीक्षा करेगी। अगर उसका ओके आ जाता है तो फिर समझौता आगे बढ़ता है। ईयू के रूल्स और रेगुलेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन सब पर सहमति बनने में समय लगता है। जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक ईयू संबंधित देश की मदद भी करता है। कुल जमा बात यह है कि अब भी यूक्रेन को यूक्रेन का सदस्य बनने के लिए लंबा समय लगेगा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे नए सदस्य क्रोएशिया को प्रोसेस पूरा करने में 10 साल पूरे लगे थे। यूक्रेन के सामने दूसरी बड़ी बाधा आम सहमति से जुड़ी हुई भी है। यूक्रेन को ईयू में लाने के लिए हर एक सदस्य की सहमति आवश्यक है। यूक्रेन के मामले में लेकिन ऐसा है नहीं। ईयू के देश यूक्रेन के मसले पर आपस में बटे हुए हैं। अगला सवाल यह है कि ईयू की मेंबरशिप से यूक्रेन को फायदा होगा क्या? ईयू के सदस्य देशों में साझा सुरक्षा को लेकर भी एक समझौता है। अगर किसी एक देश पर हमला होता है या उसके ऊपर किसी का बाहरी खतरा आता है तो बाकी के देश उसकी मदद करने आएंगे। यानी अगर यूक्रेन अभी ईयू का मेंबर होता तो 27 के 27 देश मिलकर रूस के खिलाफ लड़ रहे होते। इसके अलावा सदस्यता से यूक्रेन को खुला बाजार भी मिलेगा। वहां के लोगों को बाकी यूरोपियन नागरिकों जैसे अधिकार मिलेंगे, जैसे यूक्रेनी नागरिक बिना किसी बाधा के ईयू के देशों में ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो शेंगेन स्कीम में आते हैं तो। 10 और 11 मार्च को यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। इसमें यूक्रेन के आवेदन पर चर्चा होगी। देखा जाएगा कि इस मीटिंग में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर क्या निकलता है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यूक्रेन तब तक रूस के हमले से खुद का बचाव कर पाता है या नहीं। अब यहां तक बात हो गई ईयू की सदस्यता की। बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन सरकार ने 2 और फैसले लिए हैं। उन्होंने जेल में बंद कुख्यात कैदियों को रिहा करने की बात कही है, बशर्ते वे रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। दूसरा फैसला अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकों से जुड़ा है, मर्सनरीज। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहता है तो उसको वीज़ा नहीं लगेगा यूक्रेन में, यानी उसके बैकग्राउंड की किसी तरह की पड़ताल नहीं की जाएगी। यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजन फॉर टेरिटोरियल डिफेंस बनाया है। इसमें यूक्रेन से बाहर के हजारों लोग रजिस्टर भी करवा चुके हैं। यूक्रेन की सरकार इन लोगों को हथियार देने की बात कर रही है। अब तक लातविया, कनाडा, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि उनके नागरिक यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। ये देश ऐसे लोगों को किसी तरह से रोकने नहीं वाले हैं। जानकारों का मानना वैसे ये भी है कि यूक्रेन सरकार ने यह फैसला क्षणिक आवेश में लिया है। एक समय बाद युद्ध का रुकना तय है। युद्ध के बाद भी ऐसे लोगों के पास हथियार होंगे ही जिनके पास नहीं होने चाहिए। सरकार के लिए उन्हें ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होगा। लड़ाई के बाद उनके पास कोई काम भी नहीं होगा। ऐसे में वो अपराध का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि आतंकी संगठन अपने लोगों को यूक्रेन में घुसा सकते हैं। उन्हें युद्धग्रस्त इलाकों में सुरक्षित पनाह मिलेगी। वो आगे चलकर यूक्रेन ही नहीं बल्कि समूचे यूरोप के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
क्या सरकार के पास इस खतरे का आकलन करने की गुंजाइश बची है? शायद नहीं। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। 28 फरवरी को जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने नेटो से मांग की थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए ताकि रूस का हवाई हमला रोका जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा है कि यह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। अगर नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो उन्हें इसका पालन भी करवाना होगा और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने फाइटर जेट्स इलाके में तैनात करने पड़ेंगे ताकि नो फ्लाई जोन का उल्लंघन करने वालों को चेस किया जा सके, रोका जा सके। अगर ऐसे में टकराव हुआ तो नेटो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ लड़ाई में उतर जाएगा। नेटो इससे पहले ही मना कर चुका है। नेटो यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजने वाला है और ना ही वो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई में शामिल होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में और क्या क्या हुआ? रूस ने राजधानी कीव पर जोरदार हमले की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना का 40 मील लंबा यानी 65 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। इसमें टैंक्स हैं, पैदल सैनिक हैं, सैन्य गाड़ियां और बाकी साजो सामान भी है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपना लक्ष्य हासिल किए बिना हमला नहीं रोकेगा। रूस के एक सहयोगी बेलारूस ने भी यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अगर उनके देश पर खतरा आया तो ये सैनिक लड़ाई के मैदान में जाएंगे। उनका इशारा यूक्रेन की तरफ था। अभी तक बेलारूस ने आधिकारिक तौर पर लड़ाई नहीं छेड़ी है, हालांकि वो रूसी सैनिकों की यूक्रेन में एंट्री जरूर करवा रहा है। इससे पहले उसने रूस के न्यूक्लियर हथियारों को रखने का रास्ता भी साफ कर दिया था। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं दमित्री मेदवेदेव, प्रधानमंत्री रहे पहले और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मेदवेदेव ने फ्रांस को धमकी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि इकोनॉमिक वॉर की धमकी देने वालों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, उन्हें इतिहास उठाकर देख लेना चाहिए कि आर्थिक युद्ध कई बार असली युद्ध में भी बदल जाया करते हैं। 1 मार्च का दिन भारत के लिए भी काफ़ी दुखद रहा। यूक्रेन में फंसा एक भारतीय छात्र शेलिंग का शिकार हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस मामले में भारत ने दिल्ली में रूस और यूक्रेन के राजदूतों को समन भी जारी किया। भारतीय छात्र की मौत ने सभी पक्षों पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। रूस दावा करता है कि इसकी लड़ाई आम लोगों से नहीं है। यूक्रेन सरकार भी विदेशी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रह जा रही है। भारतीय दूतावास लगातार चपलता और सजगता का दावा तो कर रहा है, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि उनकी नाक के नीचे से एक भारतीय स्टूडेंट की जान कैसे चली गई। सभी पक्षों को इसका ठोस जवाब लेकर आना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना दोहराई न जाए। सीधे लहजे में कहा जाए तो अब जिम्मेदारियां टालने और पीड़ितों को दोषी साबित करने का खेल बंद करने की ज़रूरत है। जाते जाते इलिया कामेंस्की की एक कविता भी सुनते जाइए। शीर्षक है वी लिव्ड हैप्पीली ड्यूरिंग द वॉर। इसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। और जब उन्होंने दूसरे के घरों पर बम गिराए, हमने उन्हें नकारा लेकिन दिल से नहीं। हमने उनका विरोध किया लेकिन पर्याप्त नहीं। मैं अपने बिस्तर पर था, चारों तरफ अमेरिका का पतन हो रहा था। अदृश्य घर एक एक कर ढह रहे थे। मैंने कुर्सी बाहर निकाली और बैठकर सूर्य को निहारने लगा। तबाही के बीच में, पैसों के घर में, पैसों की गलियों में, पैसों के शहर में, पैसों के देश में, पैसों के महान देश में हम युद्ध के दौरान बेफिक्र होकर जीते रहे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।